हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे समीकरण के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन का डेली लाइफ में क्या यूज है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समीकरण है क्या। तो समीकरण को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे दो व्यंजक, ऐसे लिखेंगे, ऐसे दो व्यंजक व्यंजक जिनके बीच बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। हम समीकरण जान गए कि समीकरण क्या होता है, कि ऐसा दो व्यंजक जिनके बीच क्या होता है कि बराबर का चिन्ह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि 5x + 4 = क्या, हम लिख सकते हैं कि 5x + 4 = क्या, 29। अब समीकरण होने के शर्त क्या होता है कि ऐसा व्यंजक, ऐसे दो व्यंजक जिनके बीच बराबर का चिन्ह होता है, उसे हम समीकरण कहते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन समीकरण होने के लिए कुछ है। नोट में हम लिखेंगे कि जब दो व्यंजक के बीच बराबर का चिन्ह न हो, बराबर का चिन्ह न हो तो क्या होता है, वो समीकरण नहीं होता है। जैसे हम लिख दें, इसी को हम लिखते हैं, हम क्या बोले कि जब दो व्यंजक के बीच बराबर का चिन्ह न हो तो वो क्या होता है, समीकरण नहीं होता है। हम यहाँ पे लिखे 5x + 4 > 29। तो ये क्या होगा, ये समीकरण नहीं होगा, क्योंकि समीकरण होने के लिए ये जरूरी है कि क्या, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं। आप समझ जाइए, आप चाहें तो अपना कॉपी पर लिख भी सकते हैं। और फिर बराबर का चिन्ह नहीं है तो इसको हम समीकरण नहीं बोलेंगे। एक और चीज़ है कि इसमें एक और नोट है, ये 1 हो गया, ये 2 नंबर नोट हो गया। इसमें अज्ञात राशि होना चाहिए। अज्ञात राशि का मतलब होता है कि हमको क्या फाइंड करना है, वो इसमें होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x है, इसको हम लिखते हैं 5x + 4 = 29। तो इसमें तो अज्ञात राशि है, लेकिन क्या है, इसमें ये इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, यानी कि ये समीकरण नहीं है। इसमें देखिए आप, इसमें अज्ञात राशि भी है और बीच में इक्वल टू का चिन्ह भी है, यानी कि क्या, ये क्या है, इक्वेशन है। समीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि घात के आधार पर हम देखेंगे तो घात के आधार पर भी क्या समीकरण होते हैं। जिसका घात 1 होता है वो एक घातीय समीकरण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल समीकरण बोलते हैं। जिसका घात 2 होता है वो द्विघातीय होता है। जिसका घात 3 होता है वो त्रिघातीय होता है। जिसका घात 4 होता है, वैसे वैसे मतलब कि जो घात के हिसाब से भी समीकरण को बांटा गया है और पद के हिसाब से भी समीकरण को बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे 5x + 4y = 29 है, यानी कि ये एक पदीय अथी है। और इसमें अगर हम कर दे y डाल दे तो क्या हो गया, द्विपदीय, यानी कि दो, मतलब कि क्या, हमको दो चर राशि मिल रहा है। यानी कि अब हम जानेंगे कि चर राशि और अचर राशि क्या होता है। चर राशि मीन्स, चर राशि क्या होता है, हम आपको बता दें कि चर राशि होता है ABCD लेटर को बोलते हैं हम चर राशि। जैसे ABCD X Y Z etc, ये यानी कि ABCD लेटर को हम क्या बोलते हैं, चर लेटर बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। और जो अचर राशि होता है वो क्या होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं।
अचर राशि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम अब बात करेंगे कि इसको अब हम सीखेंगे कि समीकरण बनाएंगे कैसे। सवाल में समीकरण आएगा तो हम समीकरण बनाएंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्ताब है, हम यहाँ पे लिखते हैं आफ्ताब। आफ्ताब कहता क्या है, किससे, मुमताज से। मुमताज से कहता है कि तुम कोई संख्या सोचो। उससे कहता है कि तुम कोई संख्या सोचो। सोचने के बाद वो कहता है उस संख्या में 5 से गुणा कर दो और 4 जोड़ दो। उसके बाद कहता है कि जितना तुम्हारा योगफल हुआ है उसको हमको बता दो। एक बार और दोहराते हैं। आफ्ताब कहता है मुमताज से कि तुम कोई संख्या सोचो। सोचने के बाद वो कहता है जो संख्या तुमने सोचा उसमें 5 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा करना। मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ऐड कर दो, उसमें कितना, 4। तो वो संख्या, उसके बाद जो उसका योगफल जो हुआ, जो आंसर आया है उसको बताने के लिए वो कहता है कि तुमने जो संख्या सोचा 5 से गुणा करने के बाद और 4 जोड़ने के बाद वो कितना आया है वो हमको बता दो। तो मुमताज कहती है कि उसका 29 आया है। जब 29 वो कहती है तो वो कहता क्या है आफ्ताब की तुमने जो संख्या सोचा वो 5 है। अब वो बेगर उससे जाने हुए मुमताज ने रेंडमली कोई संख्या सोची। उसके बाद आफ्ताब ने बिना उससे पूछे ही बता दिया कि वो कैसे, कि वो संख्या कौन सी थी और वो कैसे बताया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब आफ्ताब मुमताज से ये चीज़ पूछ रहा था कि तुमने कोई संख्या सोचो, तो उसने कोई भी संख्या सोची हो, मुमताज मान लो कोई भी संख्या सोची हो, तो आफ्ताब करता है मान लेता है उस संख्या को। माना कि मुमताज द्वारा सोची गई संख्या वो क्या करता है, मान लेते हैं मुमताज द्वारा सोची गई संख्या क्या है, x है। उसके बाद कहता है कि उसमें तुम 5 से गुणा कर दो। तो वो क्या करता है कि 5 से गुणा कर देता है। कौन, मुमताज। आफ्ताब कहता है कि तुम उसमें 5 से गुणा कर दो। उसके बाद कहता है 4 जोड़ दो। जितना चीज़ कहा जा रहा है उतना ही चीज़ हम लिखे हैं। पहले को होता है कोई संख्या सोचने को, वो संख्या क्या है किसी को मालूम नहीं है। मुमताज सोची है, उसी को ये संख्या मालूम है कि वो संख्या कौन सी है। तो आफ्ताब करता क्या है कि मान लेता है कि मुमताज द्वारा सोची गई संख्या x है। ठीक है। उसके बाद कहता क्या है कि उसमें एक जब संख्या सोची गई है तो उसमें 5 से गुणा करता है और 4 क्या करता है, ऐड कर देता है। और कहता है कि तुम उसको बताओ कि वो संख्या हुई कितनी। ये हो गया 29। तो मुमताज कहती है कि वो संख्या कौन सी है, 29 है। तो फिर वो कैसे बता देता है आफ्ताब की वो संख्या कौन सी सोची गई थी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बता देता है। तो इसको हम करते हैं क्या है कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो डिजिट वाला है, डिजिट यानी कि इसको हम बोलते हैं अचर राशि। जो गिनती की संख्या होती है उसे बोलते हैं अचर राशि और जो ABCD की संख्या होती है उसे चर राशि बोलते हैं। तो जो जिसका मतलब कि सेम है, यानी कि ये 4 है, ये 29 है, इसको क्या करेंगे, हम एक तरफ भेज देंगे। यानी आप समझिए कोई पंडित जी है और कोई मौलवी साहब है। तो पंडित जी है जो पंडित जी के पास जाएंगे और मौलवी साहब है जो मौलवी साहब के पास जाएंगे। तो ये यहाँ पे बैठे हैं तो ये इधर जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते क्या है कि 5x इक्वल टू 29। ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये 5x इक्वल टू, ये 29 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। और x इक्वल टू
25/5 इक्वल टू 5। यानी कि आपने देखा कि x इक्वल टू 5 हो गया। निकालने के बाद x इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। अब x इक्वल टू हमारा 5 मिल गया। आप भी किसी से बोल सकते हैं कि आप कोई संख्या सोचो, सोचने के बाद आप भी कुछ कह सकते हैं, चाहे वो संख्या कोई भी संख्या वो सोचे, आप भी उसको कह सकते हैं कि आप ये ट्रिक किसी दूसरे पर आजमा सकते हैं कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे किसी व्यक्ति से कि आप कोई संख्या सोचो, सोचने के बाद से करेंगे क्या कि उसमें कहेंगे कि आप इतना से गुणा कर दो, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, आप इतना जोड़ दो, उसके बाद उससे पूछ लीजिएगा कि जितना आपने बनाया है आंसर उसका आंसर क्या हुआ, और उसके बाद आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, वो आसानी से आप ज्ञात कर लीजिएगा। अब फिर ये x का वैल्यू 5 आया है मेरा, x का वैल्यू ये 5 आ गया है। इसके आने के बाद अब इसको हम जांच कैसे करेंगे कि x का वैल्यू 5 ही क्यों होगा। तो इसको जांच करने के लिए इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। समीकरण 1 को यहाँ पे हम उठाते हैं, जैसे कि है 5x + 4 इक्वल टू 29, यानी कि 5x इक्वल टू 29 - 4, यानी 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। अब हम करेंगे क्या कि इसमें बारी बारी से हम वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं, मान रखते हैं कितना, पहले मान रखते हैं क्या, 1, पहले मान रखते हैं 1 इसमें पुट करते हैं, लिखेंगे यदि x इक्वल टू 1 तो क्या होगा, 5x इक्वल टू क्या, 25। उसके बाद से 5x का वैल्यू कितना है, 1 इक्वल टू 25, यानी कि 5 इक्वल टू 25। यानी कि हमने क्या बताया था समीकरण के डिफिनीशन में कि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आना चाहिए। जब LHS और RHS बराबर नहीं होगा तो ये समीकरण का वैल्यू ये क्या होगा, ये एग्जिट ही नहीं करेगा, मतलब कि इसका वैल्यू x कभी आएगा ही नहीं, वो संख्या जो सोची गई थी वो x नहीं आएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम कोई संख्या और ले लेते हैं, 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2, और ये 5 में 2 से गुणा कर देते हैं, और ये 25 है, यानी कि 10, ये भी 25, ये भी नहीं होगा, एक तरफ 10 आ रहा है, एक तरफ 3 ले लेते हैं एक बार, तो 5x था, 5 × 3 इक्वल टू 25, तो ये क्या हो गया 15, ये क्या हो जाएगा 25, यानी कि ये भी नहीं होगा। 4 लेते हैं तो 5 × 4 × 5 25, ये क्या हो जाएगा 20/24। 5 लेंगे तो 5 × 5 इक्वल टू 25, यानी कि 25 इक्वल टू 25। यानी कि हमने आपको ये चीज़ दिखाया कि x का कभी भी वैल्यू निकलेगा तो यही निकलेगा, 5 ही होगा, 5 ही उसमें पुट करेंगे, तो 5 ही उसमें पुट करेंगे तभी हमारा LHS और RHS बराबर आएगा। ये चीज़ निकालने के बाद हम करेंगे क्या कि कोई वैल्यू हम निकाले, कोई समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं, समीकरण को सॉल्व करने के बाद उसमें जो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू आया है उसमें रखने के बाद अगर ये LHS और RHS हमारा बराबर आएगा तभी हमारा जो समीकरण हम बनाए हैं वो सही होगा, नहीं तो हमारा समीकरण यानी कि x का जो वैल्यू निकाले हैं वो सही नहीं होगा। चलिए इतना के बाद एक चीज़ और जानते हैं कि जो मतलब कि एक चर वाला रैखिक समीकरण जो समीकरण है, यानी कि जिसका घात x का पावर 1 है, उसका जो मान निकलेगा, x का जो वैल्यू निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, 1 ही निकलेगा। 1 मतलब कि x का वैल्यू क्या, 1 निकलेगा, 1 आएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो x का मान निकलेगा वो 1 ही निकलेगा, या फिर कुछ भी निकल जाए x का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू ये नहीं होगा कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये नहीं होगा। कभी भी x इक्वल टू 5, ओनली वन ही मान निकलेगा, या फिर 5 निकले या फिर x इक्वल टू 3 निकले। कभी कभी जो आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का क्या जो मान होता है वो 2 निकलता है,
कभी भी 2 निकलता है। जो त्रिघात होगा उसका मान कितना निकलेगा, वो 3 निकलेगा। मतलब कि घात के हिसाब से ही मान निकलता है। तो आपने सीखा कि जो सरल समीकरण होता है, रैखिक समीकरण जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है कि कभी भी उसका वैल्यू एक ही आता है, एक। उसके बाद अगर ये LHS कोई समीकरण है, जैसे कि 5x + 4 = 29, ये मान लीजिए LHS है, ये क्या हो जाएगा RHS। इसको अगर हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, इसके वैल्यू में, इसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि समीकरण को हम क्वेश्चन के जरिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, किस तरह इजीली ढंग से उसको हम बनाएंगे, किस तरह क्या करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।